हाय स्टूडेंट्स, यूनिट चल रही है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम हो गया था, न्यूक्लियाई की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस के बारे में आप जानते हैं कि क्या होता है न्यूक्लियस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हमने न्यूक्लियर साइज़ निकाला था। मैंने बताया था आप लोगों को कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया था टुवर्ड्स द एटम, और जहाँ पर हेड ऑन कोलिजन होता है, यानी जहाँ पर अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन अपने पाथ पर वापस लौट जाया करता है, उस मेथड से हम लोग न्यूक्लियर साइज़ निकाल लेते हैं। तो जो न्यूक्लियर साइज़ आया था वो 10⁻15 मीटर का साइज़ आया था। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो आई थी निकल के, वही न्यूक्लियर साइज़ होता है, न्यूक्लियस की रेडियस हुआ करती है, और वो आया था 10⁻15 मीटर, ये साइज़ आया था। अब न्यूक्लियस को हम लोग स्फेरिकल एज्यूम करते हैं। 90% से ज़्यादा जो न्यूक्लियस होते हैं वो परफेक्ट स्फेयर्स हुआ करते हैं, और उसमें ये बताया गया था कि एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास, अप्रॉक्सीमेटली टोटल मास उसका सेंटर्ड होता है न्यूक्लियस में। हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। इसकी रेडियस 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की इसकी रेडियस है, और इसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ये होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन। सपोज़ ये हैं न्यूट्रॉन और ये हैं प्रोटॉन। यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस न्यूक्लियस को ZXA, या ऐसे भी कर देते हैं ZXA, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर जो जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये होते हैं Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये होते हैं A-Z, और A क्या है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर हम बात करेंगे कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये होते हैं न्यूक्लियॉन्स, का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर आपसे कहा जाएगा तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो अभी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा? A। ये आएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये समझिए न्यूक्लियस के बारे में। आप देखिए कि जो न्यूक्लियस है इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं इसे इसका
एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि Z है, और मास नंबर ये होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये होते हैं A। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं टोटल मास के लिए, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। वैसे तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं उनके मास में थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर भी अगर एज एन एवरेज की आप बात करेंगे तो किसी भी एक न्यूक्लियॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो आप कह सकते हैं कि मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन, मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन, इसको हम स्मॉल m मान रहे हैं, 1.67 10⁻27 किलोग्राम, ये इसका मास होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसका शेप, इसका साइज़ और इसकी डेंसिटी, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। शेप, साइज़ एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहली बात कर रहे हैं शेप की। जैसे मैंने आपको बताया और यहाँ पर नज़र भी आपको आ रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है उसका शेप स्फेरिकल होता है। ओनली 10% न्यूक्लियाई deviate from this shape। केवल 10% डेविएट कर सकते हैं, लेकिन 90% का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। फिर हम लोग बात करते हैं इसके साइज की। साइज देखिए, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो आप लोगों ने अल्फा पार्टिकल के अलावा प्रोटॉन का इस्तेमाल भी किया। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी हम लोगों ने यूज़ किए बम्बार्डमेंट करने के लिए, और केवल गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि गोल्ड फॉइल को चेंज करके हमने डिफरेंट मेटल फॉइल्स का इस्तेमाल किया। और उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन सामने आता है कि ये तो आप पढ़ चुके कि इसका शेप जो है वो स्फेरिकल है, और उसके बाद जो कंक्लूजन निकल के आता है वही निकल के आता है कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी न्यूक्लियस का, वो उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या बताया गया कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to total number of nucleons in nucleus।
वॉल्यूम है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अगर न्यूक्लियस की जो रेडियस अगर वो कैपिटल R है तो आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, या R क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/4 पाई इंटू A। और जब आप लोग यहाँ पर साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनल का तो आप लोगों को मिलता है कि R इज इक्वल टू R0 इंटू A⁻⁴ ठीक है ना। जब आप लोग 1/3 पावर लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर R हो जाएगा, इसकी पावर 1/3 हो जाएगी और A⁻⁴ हो जाएगी। और जब आप लोग साइन यहाँ पर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलेगा R0। इसको हम एम्पेरिकल कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है 1.2 मीटर। आप लिखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यूज़ करेंगे आगे इसको। आप लिखेंगे वेयर R0 is an empirical constant and its value R0 is equal to 1.2 10⁻⁻15 मीटर। और आप जानते हैं 10⁻15 मीटर फर्मी होता है, तो हो जाएगा R0 is equal to 1.2 F या 1.2 फर्मी, ये हो जाएगा। आप जानते हैं कि डिफरेंट एटॉम्स के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जब एक ही अलग अलग होगी तो हर एटॉम के न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो भी सेम नहीं होगा, वो भी अलग अलग होगा। लेकिन जो ऑर्डर होगा वो यही होगा, फर्मी के ऑर्डर का। 10⁻15 यहाँ पर आ रहा है निकल के, इसलिए जो न्यूक्लियर साइज होता है वो हमेशा 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का हुआ करता है। ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जो डेंसिटी होता है फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम के लिए तो ये रेडियस गिवन है आपके पास, इसका मास कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं हर न्यूक्लियॉन का मास स्मॉल m मान रहा हूँ तो इसमें a, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? a, और एक का मास कितना है? स्मॉल m। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? m इंटू a। आप लिखेंगे कि इफ़ कैपिटल A बी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स inside the nucleus and mass of each nucleon be small m, then total mass of nucleus ये हो जाएगा m इंटू a, ये हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे डेंसिटी इसकी। आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, हेंस डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस is equal to mass of nucleus upon volume of nucleus। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब मास कितना है? m इंटू ए, स्मॉल m इंटू कैपिटल A, और अपॉन 4
वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। लेकिन r की वैल्यू पुट करिए 1 से, r0 a⁻⁴ आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ r from 1 we get that is r is equal to r0 into capital A⁻⁴ we get, जब पुट करेंगे यहाँ पर तो आएगा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू m इंटू ए अपॉन 4/3 पाई r0 a⁻⁴ इसका होल क्यूब, ये हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये 3 जाएगा ऊपर, 3 m इंटू ए अपॉन 4 पाई r0 क्यूब इंटू ए। तो आप देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो जो डेंसिटी होगी न्यूक्लियस की ये होगा 3m अपॉन 4 पाई r0 क्यूब, ये निकल के आती है डेंसिटी। ये फॉर्मूला आता है डेंसिटी का। अब आप देखिए कि जो ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है इसमें कहीं पर ए नहीं आ रहा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप जानते हैं कि डिफरेंट एटम के जो न्यूक्लियस होंगे उसमें जो न्यूक्लियॉन्स होंगे उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। जितने भी न्यूक्लियस होंगे उनके लिए ए सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पर ए आ नहीं रहा है, बाकी जो चीज़ें आ रही हैं, मास ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होता है, 4 पाई ए कॉन्स्टेंट, 3 ए कॉन्स्टेंट, r0 ए कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी है वो किसी भी एटॉम के न्यूक्लियस की सेम होगी। तो आप लिखेंगे कि इट डज़ नॉट डिपेंड, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन number of nucleons A, hence density of nuclei of all atoms is ऑलमोस्ट सेम। जो डेंसिटी होगी किसी भी न्यूक्लियस की, अगर हम बात करें किसी भी एटम की, तो उसके लिए सेम डेंसिटी होगी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, आप लिखेंगे पुटिंग m इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम, और जो r0 की वैल्यू है ये है 1.2 फर्मी, यानी 1.2 10⁻⁻15 मीटर। वी गेट फ्रॉम 2, वी गेट फ्रॉम 2। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस योगी 3 इंटू 1.67 10⁻⁻27 अपॉन 4, पाई के लिए 3.14, r0 1.2 10⁻⁻15 इसका होल क्यूब। तो इसके निकल के आती है 2 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आप देखिए बहुत ज़्यादा डेंस निकल के आ रही है इसकी। आप जानते हैं जो ऑर्डिनरी सब्सटेंस होते हैं उनकी डेंसिटी कितनी होती है, जैसे वाटर की 110⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ज़्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं उनकी डेंसिटी 10⁻³ या 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब की हुआ करती है, और यहाँ पर 10⁻17। तो इसका मतलब जो ऑर्डिनरी सब्सटेंस होते हैं उसके मुकाबले
13 या 10^14 टाइम्स ज़्यादा डेंसिटी है न्यूक्लियस की। तो इसका मतलब जो है कि जो न्यूक्लियस है वो डेंसली पैक्ड होता है, और इस ऑर्डर की जो डेंसिटी होती है वो केवल न्यूट्रॉन स्टार्स में ही होती है और किसी में इतनी डेंसिटी होती नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, हम लोग जो न्यूक्लियस को क्लासिफाई करते हैं वो इस बेस पर करते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, मतलब उसके एटॉमिक नंबर के बेस पर, या कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, इसका मतलब उसके मास नंबर के बेस पर, या उसमें कितने न्यूट्रॉन हैं इस पर। तो आप देखिए पहली चीज़ जो है ये है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और जो मास नंबर होता है वो अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो अलग होते हैं। ओके, इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आप ही जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो प्लेस होता है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होता है, और एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो जो पीरियोडिक टेबल होगी उसमें उसका प्लेस सेम होगा, इसलिए इनको आइसोटोप्स कहते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी, और क्योंकि मास नंबर अलग है इसलिए फिज़िकल प्रॉपर्टी होंगी वो अलग अलग होंगी। आप ये भी बात ध्यान रखिए कि क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है इसलिए जो आइसोटोप्स होते हैं उनको हम लोग किसी भी केमिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, लेकिन क्योंकि मास नंबर अलग है इसलिए फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी, और इसलिए हम किसी भी फ़िज़िकल मेथड से, जैसे रेट ऑफ डिफ्यूज़न अलग होगा उनका, तो इस मेथड से उनको अलग अलग कर सकते हैं। आप देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को आइसोटोप्स के, समझिए। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखिए, (1H1), (1H2), (1H3). आप देखिए सबका जो एटॉमिक नंबर है ये 1 है, सब में केवल एक ही प्रोटॉन है इनके न्यूक्लियस में। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन 8O16, 8O17, 8O18, ये जो आइसोटोप्स हैं ये ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं। आप देखिए कि ये जो 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये सब में अलग अलग हैं। ओके, इसके अलावा आप देखिए क्लोरीन के लिए, देखिए क्लोरीन 17Cl35 एंड 17Cl37 ये होते हैं। ऐसे ही आप देखिए नियॉन 10, नियॉन 20, 10, नियॉन 21 एंड 10, नियॉन 22। आप देखिए यूरेनियम, दो आइसोटोप्स हैं 92 यूरेनियम 235 एंड 92 यूरेनियम 238। तो ये सब आपको आइसोटोप्स नज़र आ रहे होंगे। अब जैसे आप जानते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शन में होता है, जैसे कि हम देखिए कि क्लोरीन का 35.5 होता है, तो इसलिए होता है कि हमारे पास जो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं हमारे पास 17Cl35 एंड 17Cl37, इनका जो रेशो होता है, इसका रेशो और इसका रेशो जो होता है ये होता है
75.4 एंड 24.6% के रेशो में। 75.4% तो ये होता है, 75.4% ये होता है। तो अगर आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ये लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि 35 है, ये किस रेशो में है, ये है 75.4% के रेशो में, और जो 37 है वो कितना बचा 24.6 और अपॉन दिस प्लस दिस, क्योंकि 100% तो होगा ही होगा नीचे। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 35.5। तो ये रीज़न है एटॉमिक मासेस जो होते हैं फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, इसका रीज़न ये है, ठीक है। अदरवाइज़ जो एटॉमिक मासेस होते वो फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात भी ध्यान रखने की है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें से ये हो सकता है कि कोई एक रेडियो एक्टिव हो, कोई दूसरा रेडियो एक्टिव नहीं हो। जैसे कि आप देखिए कार्बन के बारे में, कार्बन लिखा नहीं मैंने, तो 6012 और 6014, तो 6012 जो होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, लेकिन 6014 होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। इसके बाद आते हैं आइसोबार। आइसोबार्स देखिए क्या होते हैं, आइसोबार्स का मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें जो इनका एटॉमिक नंबर है वो तो अलग अलग होगा, लेकिन मास नंबर सेम होगा। और जब मास नंबर सेम होगा तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आप देखिए प्रोटॉन भी अलग होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी अलग होंगे। तो ना तो प्रोटॉन सेम होंगे ना न्यूट्रॉन सेम होंगे। जब प्रोटॉन सेम नहीं होंगे तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी नहीं। फंडामेंटल पार्टिकल जो न्यूक्लियन हैं जब वो सेम होंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो सेम होंगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पर नहीं है। इसलिए जो आइसोबार्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट के हों, वो अलग अलग एलिमेंट के हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 1H3 एंड 2He3, 1H3 एंड 2He3। आप देखिए कि ये A सेम है, Z सेम नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि 6C14 एंड 7N14, 6C14 एंड 7N14 ये भी आइसोबार होगा। इसके अलावा आप देखें तो 8O17 एंड 9F17, 8O17 एंड 9F17 ये हमारे क्या हैं, आइसोबार्स। अगर इससे एक बीटा पार्टिकल निकल जाए या किसी भी एलिमेंट से अगर एक बीटा पार्टिकल एमिट हो जाया करता है या पॉजिट्रॉन एमिट हो जाया करता है, तो आप जानते हैं कि वो होता है -1 बीटा 0 या +1 बीटा 0। इसलिए जो उसका A है, जो उसका मास नंबर है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए किसी भी एलिमेंट से या किसी भी न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस कहिए ज़्यादा सही है, किसी भी न्यूक्लियस से अगर एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियस होता है वो पेरेंट न्यूक्लियस का आइसोबार होता है। ओके, उसके बाद अब आता है हमारे पास लास्ट, और ये है आइसोटोन्स। देखिए क्या होता है आइसोटोन्स के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। आपने देखा था यहाँ पर क्या चीज़ सेम थी, ये Z सेम था। यहाँ क्या चीज़ सेम थी, यहाँ पर आपने देखा A ये सेम था। और यहाँ पर क्या चीज़ सेम होगी, A
माइनस जेड, ये सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोटोन ऐसे न्यूक्लियस होते हैं कि जिसमें ना तो एटॉमिक नंबर सेम होता है और ना एटॉमिक मास सेम होता है, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। इसका मतलब A माइनस जेड जो होगा वो सेम होगा। आप एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल जो इसके होंगे वो हैं जैसे 3Li7 एंड 4Be8। आप देखिए ये है A और ये है Z, तो 7 माइनस 3 कितना हुआ 4, और 8 माइनस 4 कितना हुआ, ये भी हुआ 4। इसके अलावा आप देखें और इसका एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे कि आप देखिए 1H3 एंड 2He4, 1H3 एंड 2He4। आप देखिए 3 माइनस 1 भी 2 है और 4 माइनस 2 ये भी 2 है। इसके अलावा आप देखिए और एग्जाम्पल जो हो सकता है वो 11 सोडियम 23 एंड 12 मैग्नीशियम 24, 11 सोडियम 23 एंड 12 मैग्नीशियम 24। आप देखिए डिफरेंस इसका कितना है 12, इसका डिफरेंस भी 12 है। तो ऐसे जो न्यूक्लियस होंगे, ऐसे जो न्यूक्लियाई होंगे, ये होंगे आइसोटोन्स। आप एग्जाम्पल देख के समझ पा रहे होंगे इस बात को। और इसके अलावा आइसोमर्स की बात भी करते हैं। आइसोमर का मतलब ये होता है कि अगर सेम एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर, इसका मतलब एक ही एलिमेंट का न्यूक्लियस है और एक ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है और दूसरा मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये जो होंगे ये होंगे आइसोमर्स। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे जो क्लासिफिकेशन है न्यूक्लियाई का। आज के वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।